प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में मैंने आपको आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में समझाया था और बताया था। मैं आशा करता हूँ कि आपने अवश्य ही वो पढ़ा होगा। आगे का जो काल है वो रीतिकाल है। रीतिकाल का समय सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था। वह वैभव के शिखर पर था, उच्चताई शिखर पर था। जनजीवन भी सुख शांतिपूर्ण था। साहित्य परिस्थिति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो कृष्ण और राधा अभी तक भक्ति के आलम्बन थे, वही अब श्रृंगार के आलम्बन बन गए। इसके अतिरिक्त वही अब श्रृंगार के आलम्बन बन गए। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन इस काल के कवियों में यह आया कि उनका ध्यान साहित्य शास्त्र की ओर गया। इसलिए उन्होंने रस अलंकार, छंद, नायक नायिका आदि के उदाहरण रूप में कविताओं की रचना की। इस प्रकार की रचनाओं को रीत ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इसी काल में क्योंकि रीत ग्रंथों की रचनाएं अधिक हुई हैं, इसलिए इसे रीतकाल कहा जाता है। रीत ग्रंथ दो रूपों में मिलते हैं। एक वे ग्रंथ हैं जो अलंकार पर आधारित हैं, और दूसरे वे ग्रंथ हैं जो रस पर आधारित हैं। इन ग्रंथों में संस्कृत की ही परंपरा का पालन दिखाई पड़ता है। केशव भूषण और राजा यशवंत सिंह अलंकारवादी आचार्य कवि थे। मतीराम देव और पद्माकर रसवादी कवि थे। रसवादी कवियों ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिकाओं की मनोदशाओं का विशद वर्णन किया है। कुछ ऐसे भी उत्कृष्ट कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं रीतबद्ध नहीं है। बिहारी और घनानंद का नाम इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रृंगार के अतिरिक्त इस काल में कुछ भक्ति, नीति तथा वीर काव्यों की भी रचना हुई है। भूषण, गोरेलाल और सूदन इस काल के वीर रस के कवि थे, जबकि वृंद, गिरधर और दीनदयाल गिरी अपनी नीतिपरक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रकृति चित्रण करने वाले कवियों में सेनापति का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। इस काल में प्रमुख कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं निम्नांकित हैं। केशव रामचंद्र का कविप्रिया, मतीराम रसराज, ललित ललाम, सत्यसई, पद्माकर, पद्म भरण, जगद विनोद, गंगा लहरी, शिवराज भूषण यानी शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और बिहारी सतसई। रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं। रीतकाल के प्राय सभी कवि राज्याश्रय में रहते थे, इसलिए इनकी रचनाओं में अपनी आश्रयदाताओं की प्रशस्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त रीत ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, काव्यधारा के रूप में ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा और व्यापक प्रसार, सवेया और एवं दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग
प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कला पक्ष की प्रधानता आदि इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। रीतकाल की हिंदी साहित्य की देन। रीतकाल की हिंदी साहित्य को देन। इस युग की हिंदी साहित्य को प्रमुख देन यह है कि इस काल में ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में व्यापक रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अर्थ, गौरव, चमत्कार, लाक्षणिकता, सूक्ष्म भाव, व्यंजना आदि की दृष्टि से ब्रजभाषा पूर्ण समर्थ भाषा बन गई। इस संदर्भ में घनानंद की लाक्षणिकता तो अद्वितीय है। इस काल में कवित्व, सवेया और दोहा मुक्त काव्य रचना के लिए सिद्ध छंद बन गए। नेक्स्ट काल हमारा आता है आधुनिक काल, जो सन 1843 से आज तक है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अधिकतर विद्वानों ने संवत 1900 विक्रमी से माना है। आधुनिक काल, गद्य काल, नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण काल आदि इस काल के कुछ प्रमुख अन्य नाम हैं। हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतीय, द्विवेदी, छायावादी तथा नई कविता के युगों में क्रमशः विभाजित किया गया है। इनका संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है। भारतीय युग सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक। इस युग में भारतीय हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इसे भारतीय युग नाम दिया गया है। भारतीय युग के कवियों ने जन सामान्य की भावना को अपनी वाणी से अभिव्यक्त किया। काव्य के लिए अधिकांशतः ब्रजभाषा तथा गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। निबंध, कहानी, नाटक, आलोचना, उपन्यास आदि विधाएं इस युग में विकसित हुई हैं। स्वदेश प्रेम, प्रगति चित्रण, समाज सुधार की भावना इस युग के काव्य का प्रमुख आधार रहीं। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बाबू तोताराम, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बाबू राधाकृष्ण दास तथा बाबू गोकुल नंद आदि भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। नेक्स्ट आता है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अवतरित होते ही खड़ी बोली का आंदोलन बड़े जोरों से चला। द्विवेदी जी प्रेरणा पाकर उनके तरुण कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की। श्रीधर मैतीशरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना की। मैतीशरण गुप्त में साकेत तथा हरिओद ने प्रिय प्रवास नाम का महाकाव्य की रचना इसी युग में की। गुप्त जी ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने खड़ी बोली काव्य में रचना की। मैतीशरण गुप्त में साकेत तथा हरिओद ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना इसी युग में की। गुप्त जी ने अनेक खंड काव्यों की भी रचना की। इस युग की कविता इतिवृत्तात्मक तथा वर्ण प्रधान थी। खड़ी बोली को समृद्ध और गतिशील बनाने का बहुत कुछ श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है और इसी कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। नेक्स्ट छायावादी युग। द्विवेदी
युग के बाद छायावादी का युग आया। इस युग के काव्य में ऐसा लगता है कि मानो विदेशी शासन के अत्याचारों, नैतिकता की कठोरता से जकड़े हुए नियमों तथा आर्थिक कष्टों से विपन्न कवियों का विक्षोभ और असंतोष वर्तमान से दूर किसी काल्पनिक संसार में जाने के लिए मचल उठा। वास्तव में छायावादी काव्य द्विविध युग की इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया थी। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी छायावाद के प्रमुख कवि थे। जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा छायावाद के स्तंभ थे, प्रमुख कवि हैं। वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता, आत्मपरक रचनाएं, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, वेदना, करुणा तथा नैराश्य की भावना, प्रकृति का मानवीकरण एवं रहस्य भावना इस युग की प्रमुख विशेषता है, यानी प्रवृत्तियाँ। छायावादी काव्य में अनुभूति एवं भावुकता के साथ चिंतन की भी प्रधानता है। जीवन की चिरंतन समस्याओं पर भी इस युग में कवियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानवतावाद तथा देश प्रेम की भावना भी छायावादी काव्य में देखने को मिलती है। छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग रहा। ये मुक्तक प्राय गेय तथा संगीतात्मक हैं। निराला और महादेवी के काव्यों में गीत का सुंदर विधान हुआ है। रामकुमार वर्मा के गीत भी इस विषय में लोकप्रिय हुए हैं। भावनाकुल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया। छायावादी काव्य में अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता दृष्टिगत होती है। मानवीकरण तथा विशेषण, विपर्याय जैसे नए अलंकारों का प्रयोग इस युग की महती विशेषता है। भाषा, खड़ी बोली को संवारने, उसमें ब्रज भाषा जैसे लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने का संपूर्ण श्रेय इस युग को ही जाता है। नेक्स्ट युग है हमारा प्रगतिवादी युग। द्विविध युग की इतिवृत्तात्मकता, आदर्श और नैतिकता के विरोध विद्रोह छायावादी काव्य में हुआ था, किंतु छायावादी काव्य में सूक्ष्म और बाह्य कल्पनाओं की इतनी अतिशयता हो गई कि स्थूल जगत की कठोर वास्तविकता से उसका कोई संबंध ही न रह गया। फलतः प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति विद्रोह हुआ। प्रगतिवादी कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। इस काल में कार्ल मार्क्स के साम्यवाद को आधार बनाकर रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या और मजदूरों, किसानों की दयनीय दशा को कविता का विषय बनाया गया। इन कवियों ने पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई। सीधी सादी अनलंकृत भाषा में अपनी बात कहे देना इसकी प्रमुख विशेषता रही है। प्रगतिवादी कवियों में पंत, निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा अंचल, रामविलास शर्मा, शिव, मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल प्रमुख हैं। इनमें से कुछ कवियों की कविताओं में सामाजिक क्रांति का स्वर अधिक प्रखर है। प्रगतिवादी कवियों ने छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना। मानवतावादी प्रवृत्ति, प्राचीन रूढ़ियाँ और मान्यताओं का विरोध, ये मुख्य विशेषताएं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण आदि प्रगतिवादी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रयोगवादी युग एवं नई कविता।
प्रयोगवाद का आरंभ आज्ञे द्वारा संपादित तथा सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के संकलन में माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी। इन्हें आज्ञे से राहों का अन्वेषी कहा जाता है। ये 7 कवि हैं: आज्ञे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। सन 1951 में दूसरा सार सप्तक प्रकाशित हुआ, जिसके 7 कवि थे: भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय तथा धर्मवीर भारती। सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक भी प्रकाशित हुआ। तीसरा सप्तक के कवि थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्य, केदार सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आज्ञे रचित हरी घास पर क्षणभर, सुनहले सहवाल, इंद्रधनु रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, भवानी प्रसाद मिश्र कृत गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, गिरिजा कुमार माथुर कृत धूप के धान, शिलापंख चमकीले, धर्मवीर भारती कृत ठंडा लोहा, कनुप्रिय आदि उल्लेखनीय हैं। रचनाएं: अत्यार्थवादी दृष्टिकोण, घोर वैयक्तिकता, कुंठा और निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, मधेश, अनगढ़ विरूप का चित्रण, विद्रोह का स्वर, व्यंग तथा कटुकित प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां हैं। प्रयोगवादी कवियों ने भाषा शिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग किए। इन्होंने साहित्यिक हिंदी के साथ अंग्रेजी, उर्दू, बंगला तथा अन्य आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी खूब किया। यह कविता मुक्त शैली में रची गई है। नवीन बिंब योजना तथा नवीन उपमानों का प्रयोग, जैसे लालटेन से नैनदीप, हड्डी के रंग वाला बादल, मजदूरनी सी रात आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रयोगवादी कविता ने हिंदी काव्य को नई सशक्त भाषा प्रदान की है, जिससे उसकी अभिव्यंजना शक्ति में वृद्धि हुई है। कालांतर में प्रयोगवादी धाराएं विकसित होकर नई कविता के रूप में हमारे सामने आई। सन 1960 ईस्वी के बाद नई कविता का युग प्रारंभ हुआ। इन वर्षों में ऐसी बदमुक्त कविता रची गई है जो किसी विशेष प्रवृत्ति, स्कूल या बाद से बंधकर नहीं चली। आज नई कविता मुक्त छंद के उबड़ खाबड़ मार्गों से होती हुई पुनः छंदबद्धता के मार्ग की ओर लौटने लगी है। इस प्रकार हो गया है।